हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए 10+2 कॉमर्स के लिए एक कंप्लीट वीडियो कोर्स लेकर के आऊँगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इस कंप्लीट वीडियो कोर्स का सबसे पहला चैप्टर, जिसमें आज हम लोग 11th के लिए अकाउंट्स का सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है, उसके डेफिनेशन को समझेंगे और उसके पीछे के पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। क्योंकि बच्चों, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप अकाउंट्स पढ़ें तो पूरा का पूरा कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आपको अकाउंट्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। थ्योरी पार्ट को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका थ्योरी पार्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन की, तो यहां कहता है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। अब बच्चों, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दिया गया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स द्वारा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन है ना। और इसी डेफिनेशन की मदद से हम लोग अकाउंटिंग को अच्छे से समझेंगे। अब बच्चों, यहाँ पे कहता है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है। किस चीज़ का कला है? तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के जितने भी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स होते हैं, है ना, फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के जितने भी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स होते हैं जिसे आप मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन सारे ट्रांजेक्शन्स को एक सिग्निफिकेंट तरीके से रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का और समराइज करने का तरीका है, आर्ट है। क्लियर है? समझ में आया क्या है अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग क्या है कि जो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, लेन देन होते हैं, घटनाएं होते हैं फाइनेंशियल कैरेक्टर के, जिसमें पैसा लिया जाता है, दिया जाता है, परचेज किया जाता है, सेल किया जाता है ना। तो जो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसे आप मनी में कन्वर्ट कर सके, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने का, उसे क्लासिफाई करने का और उसे समराइज करने का एक सिग्निफिकेंट तरीका है, एक आर्ट है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए, अब बच्चों हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, है ना। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का क्या मतलब होता है, आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक फैक्ट्री ओपन किया या फिर एक कंपनी ओपन किया, ठीक है। उसमें आप क्या कर रहे हैं कि गुड्स परचेज कर रहे हैं और गुड्स सेल कर रहे हैं। क्लियर है? तो जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स परचेज करने के अगेंस्ट में आप उसे कुछ पेमेंट करेंगे, है ना। यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन को आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितने रुपए का गुड्स आपने परचेज किया। उसी तरह जब आप सेल करेंगे तो सेल के अगेंस्ट में आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा, तो इसे भी आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितने रुपए का गुड्स आपने सेल किया। किसी को आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, किसी को रेंट पेमेंट कर रहे हैं, या फिर कहीं से आपको कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सारे जो लेन देन हैं, इन सारे ट्रांजेक्शन्स को आप मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सारे ट्रांजेक्शन्स को आप वैल्यू के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितने रुपए का ये ट्रांजेक्शन हुआ। तो इस तरह के जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे। क्लियर है? उसी तरह मान लेते हैं कि आप अपनी फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय रखते हैं या फिर एक मैनेजर को अपॉइंट करते हैं। तो क्या ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल इवेंट है? सोचिए, क्या इस ट्रांजेक्शन्स को, क्या इस इवेंट को हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। या फिर आपके फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया, लेबर लोग जो है वो स्ट्राइक पे चले गए, तो क्या इसे आप मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी इवेंट्स होंगे, ट्रांजेक्शन्स होंगे, उसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन वो सारे ट्रांजेक्शन्स जिसे आप मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सके, जिसे कि हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, उसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? चलिए, आगे कड़ा है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स। आपने ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है और कौन सा नॉन फाइनेंशियल है। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना है कि उन ट्रांजेक्शन्स को मेजर करना है। मेजर कैसे करेंगे? तो मनी के टर्म में करेंगे। अब आपके कंट्री का करेंसी क्या है? रुपीज़ है ना। तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो रुपीज़ के फॉर्म में मेजर किया जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, आगे करा है रिकॉर्डिंग। आपने
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद उसे मेजर भी कर लिया मनी के टर्म में, रुपीज़ के टर्म में, क्लियर है। अब उसे आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा उसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे राम को आपने गुड्स सेल किया तो क्या करेंगे, उसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिकॉर्ड आप कहाँ पे करेंगे, सबसे पहले आप उसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, क्लियर है। सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन्स को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, क्लियर है। आगे करा है क्लासीफाइंग। आपने ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया, अब इन ट्रांजेक्शन्स को आपको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने का मतलब ये हुआ कि जो भी सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स होंगे उन सबको अलग कर देना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने राम को सेल किया, ठीक है, तो राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है, राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसे हम एक सेपरेट बुक में रख लेंगे। सेल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसे हम सेपरेट बुक में रख लेंगे। परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसे हम सेपरेट बुक में रख लेंगे। सैलरी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसे हम सेपरेट बुक में रख लेंगे। यानी कि आपको क्लासीफाई कर देना है सारे ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। और किस बुक में रखेंगे, तो उस बुक का नाम है लेजर, ठीक है। सबके लिए हम एक अलग अलग लेजर बनाएंगे। जैसे राम के लिए एक अलग लेजर बनाएंगे, राम अकाउंट, सेल के लिए बनाएंगे सेल्स अकाउंट, परचेज के लिए बनाएंगे परचेज अकाउंट। अब राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे राम के लेजर में हम पोस्ट करेंगे, सेल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसे हम सेल्स के लेजर में पोस्ट करेंगे, क्लियर है, समझ में आई। चलिए आगे बच्चों का है समराइजिंग। क्लासीफाई आपने कर लिया, अब आपको समराइज करना है। अब लेजर में से जितने भी लेजर्स हैं उन सारे लेजर्स के बैलेंस को लेकर के आपको क्या करना है, उसे समराइज कर देना है। तो समराइज कैसे करेंगे, तो समराइज करने के लिए आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसे बच्चों हम लोग डिटेल में आगे के क्लास में अच्छे से समझेंगे, लेकिन आप यहाँ पे समझ लो कि आप ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसे आप लेजर में क्लासीफाई करेंगे और क्लासीफाई करने के बाद उसे आप समराइज करेंगे ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। समराइज करने के बाद क्या होगा कि आपका फाइनल अकाउंट बन करके तैयार हो जाएगा और एक पर्टिकुलर पीरियड में आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आपके बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ग्रोथ कर रहा है या फिर घाटे में जा रहा है, ये आपको पता चल पाएगा, क्लियर है। आगे का है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। आपने समराइज कर लिया, समराइज करने के बाद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है, ये देखना है कि आपके बिजनेस में आखिर प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, आपके बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, आगे फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कर सकता है, आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, ग्रोथ होगा या नहीं होगा, है ना। तो इस तरह का जो एनालिसिस होता है वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद बच्चों का है कम्युनिकेशन, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद आपको उसे कम्युनिकेट कर देना है, किसमें, तो इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स के बीच में, ठीक है। आपके बिजनेस के जो भी इंटरनल यूजर्स हैं जैसे एम्प्लॉयज़, वर्कर, मैनेजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स जैसे कि बैंक, गवर्नमेंट, है ना। तो इन सारे यूजर्स के पास आपको क्या करना है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को कम्युनिकेट कर देना है, क्लियर है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे ये अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक थे, अकाउंटिंग की विशेषताएं थे। अब बच्चों हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग के क्या उद्देश्य हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य यहाँ कह रहा है कि मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, है ना। आपके बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं जिसे आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन सारे ट्रांजेक्शंस का क्या करना है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्लियर है। आगे कह रहा है डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ ये भी डिटरमाइन करना अकाउंटिंग का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आगे कह रहा है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, आपके बिजनेस में कितने लायबिलिटीज़ हैं, कितने एसेट्स हैं, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा या नहीं होगा, ये भी डिटरमाइन करना अकाउंटिंग का उद्देश्य है। आगे कह रहा है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के बीच अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को कम्युनिकेट करना भी एक अकाउंटिंग का उद्देश्य है, क्लियर है। आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ
अकाउंटिंग, ठीक है, कि अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को आप आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसे आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, ठीक है, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर आप सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं तो उसे आप सब्सिडरी बुक्स में भी मेंटेन कर सकते हैं। सब्सिडरी बुक्स क्या होता है इसे हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि 8 प्रकार के सब्सिडरी बुक्स होते हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर, ठीक है। तो अगर आप सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं तो इन 8 प्रकार के सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन कर सकते हैं और इसी बुक्स में आप ट्रांजैक्शंस को डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर आप सब्सिडरी बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को आप जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद इसे आप क्लासीफाई करेंगे। कहाँ पे करेंगे, लेजर में, ठीक है। लेजर में क्लासीफाई करने के बाद इसको आप समराइज करेंगे। कहाँ पे करेंगे समराइज, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको क्या करना है, फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद यूजर्स के बीच आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यूजर्स को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस है। यही हम लोग पूरा का पूरा 11th और 12th में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम।